नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। मेरे दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं, क्योंकि आज के समय में ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सुबह उठते हो और आप वोट देने जाते हो और वोट देकर आते हो लोकसभा का, विधानसभा का और अपने पंचायत का। दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा ये कैसे संभव हो सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों ये संभव हो सकता है क्योंकि ये कोई अचंभव की बात नहीं है और नहीं कोई पहली बात है। 1951 में सबसे पहले इसी प्रणाली के माध्यम से चुनाव होते थे, यानी कि लोकसभा और विधानसभा और पंचायत के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है उसके बाद कुछ क्षेत्रीय पार्टी उभर कर सामने आती हैं और फिर कुछ सरकारें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद वर्तमान समय में यानी आज फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद समिति की बैठक होती है और उसी समय रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति की गठन भी कर दी जाती है। और फ्रेंड्स, 14 मार्च 2024 को ये अपनी रिपोर्ट जारी करती है। अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उस हाई लेवल कमेटी की सिफारिश को मान लिया है, यानी कि अब वर्तमान समय में भारत सरकार एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो आप कुछ ही सालों में अपने लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सोशल पॉलिटिकल चेंज देखेंगे दोस्तों। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में अभी कई समस्याएं सरकार के सामने हैं, जैसे कि अभी भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में उन्हें संशोधन करना होगा, साथ ही 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करना होगा, तब जाकर वो वन नेशन वन इलेक्शन को धरातलीय पर लागू कर पाएंगे। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 82 और 173, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की बात की गई है। जरा सोचिए दोस्तों, यदि 5 साल के अंदर विधानसभा या लोकसभा की सरकार भंग हो जाती है या गिर जाती है, तो उस स्थिति में ये वन नेशन और वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को कैसे पूरा किया जाएगा। रामनाथ कोविंद कमेटी ने भी इस चीज के लिए सिफारिश दिया है और कहा है कि इसके लिए ये प्रावधान को लागू किया जा सकता है कि यदि 5 साल के अंदर कोई सरकारें गिर जाती है, भंग हो जाता है, तो वो जो नई सरकार बनेगी वो जो अधूरे कार्यकाल होगा उसे ही पूरा करेगी, ना कि वो फिर 5 साल के लिए। तो इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही हमेशा बरकरार रहेगा। अगर सरकार गिरती है या नहीं भी गिरती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हैं और इसके सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, जिसे लागू करना शायद एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना सरकार को करना पड़ सकता है, संसद को करना पड़ सकता है दोस्तों। एक राष्ट्र और एक चुनाव आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और इसे थोड़ा विस्तार रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग ये जानते होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये हमें विरासत में प्राप्त हुआ है। जब आप वैदिक काल पढ़ते हो तो वैदिक काल में महाजनपद काल के बारे में पढ़ते हो, जहाँ पे महाजनपद में ही लोकतांत्रिक भावना विकसित हुई थी और वो हमें आज वर्तमान में विरासत में प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, यदि आज कोई कहता है कि हम वेस्टर्न कल्चर से या वेस्टर्न देशों से मैंने लोकतंत्र की भावना लाई है, तो ये बिल्कुल गलत है। हम तो वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक भावनाओं से जीते आए हैं और लोकतंत्र हमारा देश पहले भी था। फ्रेंड्स, भारत एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए केशवानंद भारती केस अर्थात 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस हुआ था और उसी केस में यह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना ये भारतीय संविधान का क्या है, एक मूल ढांचा है, अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत फ्री एंड फेयर इलेक्शन को शामिल किया गया। यदि मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि क्या भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के नेता भी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश रहा ही नहीं, तो अगर आपसे पूछे तो आपका क्या जवाब होगा? मुझे लगता है आपका जवाब इस तरीके से हो सकता है, हाँ, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत में चुनाव होते हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव होना ही भारत को लोकतांत्रिक देश नहीं बना देगा दोस्तों, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि जो भारत में संवैधानिक संस्थाएं हैं वो किस रूप में काम कर रही हैं, वो कैसी काम कर रही हैं। यानी कि यदि हम एग्जाम्पल फॉर में लें कि भारत का चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है, क्या वो निष्पक्ष अर्थात फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में सफल हो पा रही है, क्या भारतीय संविधान में जिस उद्देश्य के लिए इस संस्था का गठन किया गया था, क्या वो अपने उद्देश्यों पर खरे उतरने के लिए तैयार है। जब इन सारे सवालों का उत्तर वो संस्था निष्पक्ष रूप में देती है, तब हम मानेंगे कि वो देश क्या है, लोकतांत्रिक है। दोस्तों, मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों का सवाल ये जरूर हो सकता है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन पर कानून संसद कैसे बना सकती है ना।
क्योंकि ये तो एक अगर पहले से चुनाव आयोग है तो वो कानून बनाएगी, क्या ज़रूरत है कि संसद बनाए। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ये भारतीय संविधान में लिखा है कि चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित जो भी कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। अनुच्छेद 327 से ही कहता है दोस्तों जो चुनाव आयोग का मुख्य काम है वो आर्टिकल 324 में लिखा गया है, जिसके भारत का चुनाव आयोग भारतीय चुनाव प्रणाली की अध्ययन, उसका दिशा निर्देश एवं उसका नियंत्रण करेंगी चुनाव से लेकर चुनाव के अंत तक। तो दोस्तों ये इनका काम है, चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जो कानून बनाएगी मुख्यतः रूप से संसद बनाएगी, और संसद जब बनाएगी तो वो संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखकर बनाएगी। दोस्तों यदि हम इसके फायदे की बात करेंगे तो सबसे पहला है कि विकास की गति तीव्र होगी, काले धन पर रोक लगेगा, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि संसाधनों की बचत होगी और राजकोषीय बचत होगी। मेरे दोस्तों राजकोषीय बचत की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों बहुत पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में, और आप देखते ही होंगे अक्सर किसी न किसी राज्य में हर महीने इलेक्शन रहता ही है। मेरे दोस्तों विधानसभा का ना रहा तो पंचायत और नगर परिषद, नगर निगम का तो रहता ही है दोस्तों। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, जिसकी वजह से सरकारें होती हैं वो कल्याणकारी कार्यों पर कम ध्यान देकर वो ज़्यादा इलेक्शन पर ही ध्यान देती है, जिसकी वजह से हमारे देश का विकास रुकता जा रहा है दोस्तों। और हम सपना देखते हैं 2047 तक विकसित बनने का, तो ये ज़रूरी है दोस्तों कि हम ऐसे स्कीम लेकर आएँ जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी कार्य कर सकें, और वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हम इसे संचालित कर सकें दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके फ़ायदे हैं। यदि हम वन नेशन वन इलेक्शन के कमियों की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं कि एक साथ चुनाव कराने में बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ईवीएम मशीन को लेकर ही बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। तो ये रहा मेरे दोस्तों टोटली वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ साझा किया है। बाकी फ्रेंड्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत विस्तार से तो आप पीआईबी के वेबसाइट पर जाकर रामनाथ कोविंद समिति के 18,000 पन्नों की वो रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ सकते हैं, आप उसका सार भी पढ़ सकते हैं। तो वहाँ जाकर आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय।